और भाई क्या हाल है? तैयारी हो गई? परसों एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ डर तो खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी अभी भी अंदर से एक फीलिंग है, पता नहीं क्या होगा एग्जाम में। देखिए भाई, मैं लाया हूँ आपके लिए मैक्रो चालीसा और अगली क्लास में इंडियन इकोनॉमी की चालीसा। चालीसा का मतलब 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। पूरी तरीके से करिए, पॉजिटिवली साथ दीजिए। जितने क्वेश्चन दिए हैं उनमें जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आगे सितारा भी बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको जल्दी से कवर करेंगे और सीखेंगे कि वास्तव में किस तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। आंसर तो अब आप लोग अपनी कॉपी से, किताब से याद कर सकते हैं, नोट से याद कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं हमारे, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, किस तरीके से वो सब चीजें आएंगी, चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले समझिएगा, जैसे नेचुरल कम है, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से एक जो मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, एक 3 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर का। 6 नंबर में ध्यान रखना, एक भी आ सकता है, केस स्टडी के तौर पे 2 भी आ सकते हैं, और 2 3+3 या 4+2 के हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक 3 का हो, एक 2 का हो, एक का हो, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी तरीका है वो सामने आपके है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो। ध्यान रखिएगा, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनके ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जो छोटा क्वेश्चन बनेगा उसको आप आसानी से कर पाए, तो उसके लिए स्टॉक एंड फ्लो पर बहुत प्रॉपर तरीके से गौर कीजिएगा। दूसरी बात, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम में भी करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। देखो, सीधी बात है, जिसके बदले में कुछ चुकाना ना पड़े वो करंट ट्रांसफर, जिसके बदले में कुछ चुकाना पड़े, मतलब जिससे कोई बेनिफिट मिल सकता है, वो कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। इसमें भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को आपको अलग से देखना पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो सारी फेजेस के साथ, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्शन फेज हो, डिस्पोजिशन फेज हो, या उसमें लीकेज इंजेक्शन, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएफआईए, एनएफआईए मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इस टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फीफा और फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना नहीं। हर मेथड का, तीनों मेथड के स्टेप, तीनों मेथड के प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, जब आप वैल्यू एडेड मेथड करें तो आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग करना ना भूलें। अगली बात, ग्रीन जीएनपी। ठीक है, शॉर्ट नोट में अगर आया तो आया, वैसे ये एमसीक्यू के पर्पज से है। जीडीपी डिफ्लेटर, ध्यान रखना, जीडीपी डिफ्लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रियल और नॉमिनल जीडीपी की बात आपको करनी है। और जीडीपी एज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो इस साल जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, जीवीएट बेसिक प्राइस, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। जीवीएट बेसिक प्राइसेस आखिर होता क्या है, जरा ध्यान से समझ लेते हैं हम एक बार फिर से। देखिए क्या था, 1 जनवरी 2015 से जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने कहा कि भाई अब जो जीडीपी एमपी है उसे जीवीएट बीसी कहा जाएगा, जीवीएट बेसिक कॉस्ट कहा जाएगा या बेसिक प्राइस कहा जाएगा। अगर ये था क्या, तो देखिए जीवीएट एमपी अगर मैं प्रोडक्शन टैक्सेस, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन टैक्सेस किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जब फैक्ट्री लेक बनाते हैं, फैक्ट्री के लिए रजिस्ट्री की खर्चे देते हैं, मशीनों को मंगवाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह देते हैं, वो सब प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं। तो उसके बाद निकलता है जीवीएट बेसिक कॉस्ट या बेसिक प्राइस। और जब इसमें प्रोडक्शन टैक्स जोड़ा जाता है, प्रोडक्ट टैक्स, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी कह सकते हो, एक्साइज कह सकते हो, वेट कह सकते हो, सर्विस टैक्स कहते हो, तब निकलता है जीवीएट एमपी। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जीवीएट एमपी, सॉरी जीवीएट एफसी और जीवीएट एमपी दोनों के बीच की कड़ी है ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस, आपको बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। सॉरी, मैं पहले यहाँ पर एमपी लिख गया था, यहाँ पर एफसी ही होगा। चलिए, ये तो बात थी कि किस तरह से कवर होगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग। ये मनी एंड बैंकिंग जो है 6 मार्क्स का है। ऐसा हो सकता है कि 6 नंबर की केस स्टडी आई, यहाँ पर 2 एमसीक्यू और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी क्या क्या करना है, जैसे फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ मनी, जिसमें फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, हाइपरवर्ड मनी, ये एमसीक्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मनी सप्लाईज के मेजर्स और कौन कौन से आइटम इसमें इंक्लूड नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक और,
क्रेडिट क्रिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान रखना यहाँ पे। जो एक्टिव डिपॉजिट है, पैसिव डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट है, उनके बारे में, मनी मल्टीप्लायर के बारे में, क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारी चीजें ढंग से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखनी है विद एग्जाम्पल। और एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत ढंग से कवर करना है। और उसमें भी जब क्रेडिट कंट्रोल करते हो तो वहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस चैप्टर में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन में से करने चाहते हैं, लेकिन इन तीनों पे स्पेसिफिकली फोकस करना है। उम्मीद करता हूं कि आप संख्या संग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे, बहुत आसानी से चीजें कवर कर लोगे। नहीं लिया तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, लिया? अब देखिए, जो दिन पे एस्ट्रिक बना हुआ है ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हो सकता है कि आपके लिए वहां पर सामने लिखे हुए हों। देखिए, शब्द कुछ भी हो सकते हैं पूछने के, लेकिन टॉपिक यही होगा। देखिए जरा आगे, मनी बैंकिंग तक 2 चैप्टर हमारे पूरे हुए, यानी कि 10 और 6 16 मार्क्स कवर है। अब हम बात करते हैं इसमें किन चीजों की। कई जगह पर नाम चेंज करके चीजें पूछी जाती हैं, मतलब 2 टर्म ऐसे हैं जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं, सेम एक जैसे हैं, लेकिन उनके नाम बदल के पूछे जा सकते हैं। जैसे बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, LLR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल लिक्विडिटी रेशियो को वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन भी कहते हैं। ऐसे ही मनी मल्टीप्लायर जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहलाता है। और बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये MCQ में दिक्कत दे सकती है, या बदल के नाम से पूछ लिया जाए तो आप वहां अटक सकते हैं, ये पहले से बता दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले चैप्टर जो बजट है, BOP है, फॉरेन एक्सचेंज है, सब मिला के 12 मार्क्स के आते हैं, जिसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 3 या 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, जैसा भी होगा। और 6 मार्क्स में केस स्टडी भी आ सकती है, 2 के 3 सवाल भी हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन 4, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, या फिर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और उसमें भी खास तौर से इसमें मैं कहूँगा 2 जो फंक्शंस हैं, पहली बात रिडिस्ट्रीब्यूशन और रीएलोकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगली बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल रहा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट का डिफरेंस, इनके मेरिट डिमेरिट वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक और चीज, ये देखिए पहले से इंपॉर्टेंट मैंने बना रखा है, क्या FD विदाउट RD पॉसिबल है, एक चार्ट के थ्रू समझाना। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कैसे। जैसे बाय द वे मान के चलिए, जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपको पता हो क्या होती है। फिस्कल डेफिसिट को हम लोग निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, मतलब बोरोइंग को छोड़कर बाकी सारी रिसिप्ट। तो इन दोनों से क्या निकल के आता है, इनसे निकलता है फिस्कल डेफिसिट, यानी बोरोइंग का अमाउंट। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होती है, बोरोइंग के। अब जरा गौर करके देखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे ही जो टोटल रिसिप्ट होती है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, वो तो 2 तरह की है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। इन दोनों को मिला के रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होती है ये। देखिए इसमें 2 तरह की होती है, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, वो देखेंगे। खैर, तो मान लीजिए कि ये जो डेफिसिट है ये 2000 रुपए की है, मान लीजिए, और उसमें ये है 3000, ये है 1500, यानी कि 4500 के आपके खर्चे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ये जब डेफिसिट 2000 की आ रही है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों रही होंगी यहाँ पर 2500 की। ठीक है, अब अगर बाय द वे मान लीजिए ये 1000 है और ये 1500, तो गौर करिए टोटल मिला के 2500 है। देखिए फिस्कल डेफिसिट आ रही है, तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट भी है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का
डिफरेंस होता है कि नहीं। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट भी है 500 रुपए की और फिजिकल डेफिसिट भी है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि बिना रेवेन्यू डेफिसिट के फिजिकल डेफिसिट हो जाए? तो हाँ भाई, हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे, देखिए जरा। अभी जैसे हमने जो लिखा था इसको हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी फिर हमको। तो अब अगर देखिए यहाँ पर मैं कहूँ, ये तो तब था जब यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट भी और फिजिकल डेफिसिट भी। अब अगर बाई द वे मान लीजिए यहाँ पे ये होता, मान लीजिए 1500 रुपये और ये होता 1000 रुपये, तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट तो है नहीं, देखिए इन दोनों को रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है लेकिन फिजिकल डेफिसिट तब भी है। ऐसे ही अगर बाई द वे मान लीजिए ये होता 1800 और ये होता 700, तो भी देखिए रेवेन्यू डेफिसिट अब यहाँ पर है ही नहीं बल्कि सरप्लस है यहाँ तो, और फिजिकल डेफिसिट तब भी है। यानी कि ये हो सकता है कि जब फिजिकल डेफिसिट हो तो वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट भी हो, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट हो लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ना हो। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात डिपेंड किस पे करती है। हो सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, रिसिप्ट से, और इस केस में ये हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू रिसिप्ट हो, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम रह जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आरडी नहीं होगी तब भी एफडी होगी। तो ये चार्ट बनाने को आ सकता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल कम हो चाहे ये टॉपिक हो, आपको न्यूमेरिकल दोनों में ही कवर करने होंगे। ध्यान रखिएगा, नेशनल कम में भी आपको न्यूमेरिकल कवर करने हैं। इसमें तो प्लस में आप अपने न्यूमेरिकल तो रखिए ही रखिएगा, चाहे वो जीडीपी डिफ्लेटर का हो चाहे वो किसी भी तीनों में से मेथड का हो। ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं, ठीक है। चाहे वो मनी बैंकिंग के हो न्यूमेरिकल, क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, बीओपी से रिलेटेड हो, सभी न्यूमेरिकल्स तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक और बात समझते हैं यहाँ पर कि कुछ बातें अलग से निकल जाती हैं। पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स क्या होता है, पब्लिक प्रोविजंस क्या होते हैं, राइवलरी गुड्स क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए गुड दो तरह का होता है, राइवलरी और नॉन राइवलरी। जहाँ पर राइवलरी आपको फेस ना करना पड़े, सबको बेनिफिट मिल जाए। देखो इज गुड प्रोवाइडेड बाय द मार्केट, ठीक है। इसको ये मार्केट मैकेनिज्म से प्रोवाइड नहीं होता है, सभी को इक्वल हिस्सा मिलता है, सभी लोग उसको इक्वली यूज कर सकते हैं। जैसे रोड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, सबको इक्वल बेनिफिट मिलता है। इनको हम लोग नॉन राइवलरस गुड बोलते हैं, पब्लिक गुड्स को। दूसरे होते हैं प्राइवेट गुड्स, जो प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, वो उनका रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है। जैसे कार, क्लॉथ, फैन, सीधी बात है, उन्होंने परचेज कर लिया, आपको नहीं मिलेगी। पब्लिक प्रोविजन, सरकार पब्लिक प्रोविजन करती है ताकि सभी लोगों को बजट के थ्रू, ताकि सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट मिल सके, वो पब्लिक प्रोविजन। राइवलरस गुड जिनमें राइवलरी होती है, मतलब एक जैसे हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, बाय द वे मान लो कोई नई मूवी लगी, अब मैं भी टिकट लेने गया हूँ, आप भी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि वैसे वो नॉन राइवलरस है, हमारी कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन सोच के देखिए कि टिकट मुझे मिल गई आपको नहीं मिली तो राइवलरी होगी। कोई कॉन्सर्ट है, वहां पर मैं जा रहा हूँ, मुझे टिकट मिल गई आपको नहीं मिली, तो वो क्या होगा, राइवलरी गुड बन जाएगा। इन सबको ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब अगली बात फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, चाहे वो रियल, नॉमिनल हो, कुछ भी हो, वो आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट चाहे वो एडजस्टेबल पेग हो, चाहे वो फिक्स्ड रेट हो या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो, वो सब आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसके अलावा ये दोनों तो है ही, इसके अलावा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ये शॉर्ट में पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। लेकिन एक और चीज, डिमांड और सप्लाई में चेंज आने पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कर्व कैसे बनेगा वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रही थी, इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं कि नहीं बता दिए हैं। चलिए अब देखिए अगला, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, प्रॉपर तरीके से आपको बताना है क्या क्या कंपोनेंट है। दूसरी बात, एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी बीओबी का डिफरेंस भी आपके लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम है।
और ऑफिशियल रिजर्व सेटलमेंट अकाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लीजिएगा, अगर आया तो, वैसे चांसेस के नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो चले हैं। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इन जो अगली लास्ट यूनिट है उसमें वो देखिए सबसे बड़ी बात है 12 नंबर की है, ADAS वाली, ठीक है ना, इनकम एम्प्लॉयमेंट वाली। उसमें से 4 नंबर, एक 4 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे और 2 क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे। उसमें से अगर ये 6, ऐसा भी हो सकता है कि 6 नंबर की केस स्टडी आ जाए, बाकी कोई क्वेश्चन कम हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या आ गया। इसमें आपको ADAS दोनों ही करने हैं कायदे से, AD भी करना है, AS भी करना है, उनके कंपोनेंट और कर्व जो विद टेबल आपको पता होनी चाहिए। APC, APS, MPC, MPS, ये सब इनका थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी और कर्व भी आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब बराबर हो सेविंग के तो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग के नहीं हो तो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट AD बराबर AS, इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग अप्रोच। आपको पता हो ED को तो क्या होता है AS, ये होता है C+I और ये होता है C+S। तो सेविंग कंजम्पशन क्या, तो इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग, ये कर्व आपको आना चाहिए। ऐसे ही दूसरी चीज, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मान के चलिए आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक्सेस और डेफिसिट, डिमांड का मीनिंग, रीजन, इम्पैक्ट, कर्व, मेजर्स वगैरह। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में वर्किंग, इसका जो MCQ आए, जो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आएगा। और कर्व और रिलेशनशिप विद MPC एंड MPS, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैक्रो की सबसे बड़ा चैप्टर है ये कायदे से, ध्यान रखिएगा। ये था हमारा पूरा मैक्रो का लेआउट। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत अब लास्ट डे पर नहीं है, आप ऑलरेडी जितना पढ़ चुके हैं। अगर आप सब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ घोटाला हो सकता है। तो इन 40 क्वेश्चन को पढ़िए, इन 40 टॉपिक्स को पढ़िए। ये लगभग 40% बुक है, इससे ज्यादा नहीं है। आप आराम से कवर कर लेंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप सब चीजें कवर करके अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बस खुद पे विश्वास रखिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद पे बिलीव रखते हैं तो आगे बढ़ने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़िए, खुद से लड़िए, अपनी परेशानी से लड़िए, आगे बढ़िए और जीत बोलिए। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका कुछ कवर करेंगे। टॉपिक आपके लिए, या आज की क्लास बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। अगली यूनिट जो है हमारी, जो इंडियन इकोनॉमी की 40 है, उसकी बात करेंगे। इन 40 को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन, कोशिश रहेगी 80 में से 80 आए आपके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।